पेपर न मिला क्या करें गुरुजी, कुछ तो बता दो कुछ इम्पोर्टेंट। साइंस का पेपर होने वाला है। तो पेपर के क्वेश्चंस भी चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने 100% सही डिसीजन लिया है क्लिक करने का। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है बता दो सर। सबसे पहले तो फटाफट से टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं आपका बिना समय गवाए हुए, बिना समय व्यर्थ किए हुए आप लोगों को लेकर चलूँगा क्वेश्चन आंसर्स पर, और उनके आंसर्स भी आपको दूंगा। साथ साथ में आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये पेपर जो है ये गवर्नमेंट की साइट से और गवर्नमेंट के टीचर्स ने डिसाइड किए हुए हैं। किसने डिसाइड किए हुए हैं? गवर्नमेंट के टीचर्स ने। इसलिए इसकी एक ख़ास बात है कि इनके आने की संभावना आपके पास में इतनी तो है ही है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख करके ज़रूर जाना है, और एग्ज़ाम आए तो उस वक्त एक दिन और देख करके चले जाना। मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लग जाएगा कि हाँ, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और क्वेश्चन आने के साथ साथ में आप लोगों को ये चीज़ मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। याद करने में आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और आप लोग सुन भी रहे हैं। तो सुनने की क्षमता और फिर लिखोगे इस क्वेश्चन आंसर्स को, तो आप लोगों की दोनों क्षमता एक साथ बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पेपर के टाइम पर इन क्वेश्चंस को लिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। अध्याय नंबर 15 पे आ जाता हूँ मैं। हाँ, दूसरे अध्याय की आप बात करोगे कि भाई सर सारे अध्याय के चाहिए, तो आई बटन पर जाना। सारे अध्याय के बोल करके समझाए हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप लोग जा कर के चेक करना। हर एक वीडियो को 2-2 बार ज़रूर देख करके जाना एग्ज़ाम के टाइम पर, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आए। चलिए क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में हम क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनने वाला प्राकृतिक संसाधन और संपोषित प्रबंधन के अंदर। तो यहाँ पर देखो, मानव आंत्र में जीवाणु का कौन सा वर्ग पाया जाता है? तो मानव की आंतें जो होती हैं उनमें कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कॉलीफॉर्म। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो गंगोत्री से होता है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फिर आ जाते हैं 5R सिद्धांत। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। 5R सिद्धांत में आपको देखो, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस और रिसाइकिल। ठीक है, ये 5R के वर्ड्स हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये उतार लेना कॉपी के अंदर। 5R पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा जीव संरक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा मैं बता दूं कि अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार दिया जाता है जीव संरक्षण हेतु। चिपको आंदोलन का शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है, यहाँ भूर्वात लिख दिया है, भूर्वात नहीं लिखना है भैया, शुरुआत लिखना है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में 1970 के प्रारंभिक दशक में हुई थी। ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर आ जाते हैं कुल्ह क्या है? लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र में नहर सिंचाई की स्थापित कराते विकास हुआ था। इन्हें कुल्ह कहा जाता है। 400 वर्ष पहले की जो सिंचाई का उदाहरण मिला था उसको हम कुल्ह कहते हैं। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है वो आपकी गंगा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना है? गंगा नदी पर। राजस्थान में जल संग्रहण की प्राचीन पद्धति सॉरी चलो आ जाते हैं वापस। राजस्थान में जल संग्रहण की प्राचीन पद्धति का नाम लिखिए। तो प्राचीन पद्धति का नाम था खादिन। ठीक है, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो 2 जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोल जो है वो जीवाश्म से बने हैं। मतलब आपका
जो भूकंप आने से या जो भी त्रासदी हुई थी उससे अंदर दब गए ज़मीन के अंदर, और दबने से ये क्या हो गया, सड़ने लग गए। सड़ने लग कर के फिर इससे आपके जीवाश्म ईंधन बन गया, मतलब ये ऑयल और इसमें कोयले में तब्दील हो गए। ठीक है, हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? तो प्रबंधन करना तो बहुत ज़रूरी हो गया भैया, क्योंकि बहुत सारा पेट्रोल का भाव देखो आप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी इतना हुआ, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ेगा। तो इस तरीके से संसाधन तो ख़त्म होते जा रहे हैं और भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका प्रबंधन करना तो आवश्यक हो चुका है। ठीक है, तो जनसंख्या भी बढ़ रही है और औद्योगिकरण के कारण प्रकृति के संसाधनों का दोहन तीव्र गति से हो रहा है। तो दोहन इसी तरह होता है रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में ये संसाधन खत्म हो जाएंगे, और ये संसाधन खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए उनको बचाना जरूरी हो गया। फिर अगला देखो, वन संरक्षण के स्टेक होल्डर दावेदार का वर्णन कीजिए। तो स्टेक होल्डर क्या है, इसके ऊपर 4 प्रकार के हैं। वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। फिर सरकार का वन विभाग, जिनके पास में वनों का स्वामित्व है। फिर उद्योगपति, जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में करते हैं, कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में वन्य जीव एवं प्राकृतिक प्रेमी, जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स हो गए, दावेदार हो गए। अमृता देवी वैष्णोई का वन संरक्षण में क्या आंदोलन में क्या योगदान रहा? तो राजस्थान के पास में एक खेजड़ी नामक गांव है, उसमें खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 1771 में अमृता देवी जी जो है वैष्णोई जी, उन्होंने 363 लोगों के साथ में अपने आप को बलिदान कर दिया। और भारत सरकार के पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी वैष्णोई राष्ट्रीय पुरस्कार से व्यवस्था की है। ठीक है, फिर चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन स्थानीय वनवासियों के वन में से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से 1970 में प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, और क्योंकि गांव में समीप में वृक्ष काटने का ठेका उसे दे दिया था, एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए वहां आए। तब पुरुष वहां नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिला फौरन वहां पहुंच गई तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया, और जिससे ठेकेदार के आदमी पेड़ नहीं काट सके। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। ये था चिपको आंदोलन। कितनी बलिदान देते थे हमारे देश के लोग पेड़ों को बचाने के लिए। तो जल संरक्षण संकल्पना क्या है? जल संभार प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जीव मात्रा उत्पाद में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल में प्राथमिक स्रोत का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पाद इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक संतुलन पैदा न हो सके। ठीक है, जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन बढ़ाता है, वरन सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? तो नमामि गंगे जो है 2014 जून में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। ये प्रदूषण संरक्षण एवं राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, फिर कोयला और पेट्रोलियम के उद्योग के पर्यावरण को किस प्रकार क्षति पहुंचती है, समझाइए। तो इसका जो उपयोग करते हैं तो हम उससे क्या नुकसान होता है उसके बारे में बता रहा है। तो जैव मात्रा से बनते हैं जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन एवं सल्फर विषैली गैस है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। यदि एक प्रकृति में उपलब्ध समस्त कोयला एवं पेट्रोलियम का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिकतम हो जाएगी, और जिससे तीव्र वैश्विक उष्मन होना प्रारंभ संभव हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है पर्यावरण मित्र बनने के लिए 4 उपयोग लिखिए। तो पर्यावरण मित्र बनने के 4 उपयोग यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए।
पहला तो बस में यात्रा करना, पैदल साइकिल में से चलना है तो। फिर घरों के संसाधन, बल्ब में LED बल्ब का उपयोग करना, लिफ्ट के स्थान पर उपयोग पैदल चलना उपयोग करना, ठीक है। सर्दी में हीटर सिगड़ी का प्रयोग करने से के स्थान पर एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना। तो ये सारे क्या हैं, पर्यावरण मित्र बनने के 4 उपाय हैं। फिर संसाधनों से संपोषित प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है उसमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए उनका इस्तेमाल, ताकि वर्तमान पीढ़ी में आने वाली भावी पीढ़ी को भी इसका उपयोग कर सके। यही संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, बांध निर्माण में कोई 2 लाभ लिखिए। तो बांध निर्माण से हमारा एक तो इसमें लोगों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। बांधों से बिजली उत्पादन, मछली पालन होता है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है इसमें हानियाँ, इसमें जनता की गाढ़ी कमाई का बहुत सारा धन लगा हुआ है, तो उसके अनुपात में लोगों को इसमें होने वाला लाभ नहीं मिल पाता है और इसमें पर्यावरण को हानि पहुंचती है। फिर अगला है बांध से होने वाले 3 समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्या और पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये था आपका पेपर जिसपे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमने 15वें चैप्टर के। अगले चैप्टर्स को 16वें चैप्टर के और अगले चैप्टर के लिए आप लोग चाहें तो आई बटन पर क्लिक कर लें और वहां पर जा कर के देख सकते हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया है साथ साथ में कि भाई कौन सा इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना जिसकी हाईएस्ट है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट लेकिन छाँट करके ही बनाए हैं टीचर्स ने, फिर भी मैं इसमें से आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। तो बने रहें अपनी तैयारी के साथ में, अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।